हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर ट्रेड यूनियन का डिसॉल्यूशन कराना है तो कितने मेंबर्स की ज़रूरत होगी, तो कम से कम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होगी। तो एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है अगर इज डिसॉल्व्ड और डिसॉल्यूशन नोटिस क्या होगा, साइन बाय 7 मेंबर्स, ठीक है, 7 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी के द्वारा ये साइन होना चाहिए और सेंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज फ्रॉम द फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और 14 दिन के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रार के यहाँ भेजना होगा। ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रार रजिस्टर द डिसॉल्यूशन, अब जब रजिस्ट्रार उस डिसॉल्यूशन को रजिस्टर कर लेता है तभी ये इफेक्ट में आएगा। What happened to fund of a dissolved trade union if its rules do not specify distribution? अब अगर जो ट्रेड यूनियन है वो डिसॉल्व हो गया है, लेकिन उसके पास अभी भी फंड बचा है, ठीक है, और उसके बारे में कोई स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया रूल्स के अंदर, तो उस फंड का क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो रजिस्ट्रार डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन। जो रजिस्ट्रार है वो डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 2, इफ अ डिसॉल्व्ड ट्रेड union's rules do not specify how to distribute its fund, the registrar will decide the manner of distribution among the members as per the prescribed rules. Next है, what financial statement must a trade union submit annually to the registrar? तो रजिस्ट्रार के पास एनुअली जो जो सबमिशन करना है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो कौन सा वाला वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात बोली गई थी, किस टाइप का होगा वो? तो ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार के यहाँ। As per section 28 subsection 1, every registered union must submit an audited होना चाहिए जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑल इट्स रिसीट, जो भी उसको इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है, सेट्स है, लाइबिलिटीज है, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, वो रजिस्ट्रार के यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको हर साल पे सबमिट करना पड़ेगा। What additional document must accompany the financial statement submitted to the registrar? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे हैं हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर रहे हैं, तो उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इन ऑफिस बियरर एंड अपडेटेड कॉपी ऑफ रूल्स, जो पदाधिकारियों में हुए परिवर्तन, जो भी ऑफिस बियरर में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन अपॉइंटमेंट हुए नया या कुछ मतलब नए मेंबर्स बने हैं या जो भी है ना, जो भी चेंजेस होगा ऑफिस बियरर में उसके बारे में बताना पड़ेगा। सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ईयरली, उसके बाद पदाधिकारियों में हुए परिवर्तन की सूची और संशोधित नियमों की प्रति भी रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड यूनियन की प्रशासनिक जानकारी जो अप टू डेट है और ट्रांसपेरेंट है बनी रहे। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट ट्रेड यूनियन इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट रूल्स चेंजेस? अब अगर कोई रूल्स चेंजेस वगैरह हुई है ना, तो नियमों के बारे में, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए तो उसकी सूचना कितने दिनों में रजिस्ट्रार को देनी होगी? तो 15 डेज के अंदर देना होगा। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3, यदि किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है, मतलब जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उससे कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, तो यूनियन को उस परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक है। तो उसको जो चेंजेस हुआ है उसको 15 डेज के अंतर्गत रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूनियन के संचालन से संबंधित जानकारी उद्यतन और रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में शामिल हो। मतलब ये इसलिए किया जाता है कि ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो अप टू डेट हो गए हैं और रजिस्ट्रार के पास भी जो रिकॉर्ड है वो भी अप टू डेट हो गए हो। Who has the authority to inspect the trade union's financial record? तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है ट्रेड यूनियन के उसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? तो द रजिस्ट्रार और एन ऑथराइज ऑफिसर। सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 बोलता है कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा जो भी ऑथराइज्ड है ना, वो ऑफिसर ट्रेड यूनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसकी जांच कर सकता है।
नेक्स्ट है वेयर कैन द रजिस्ट्रार इंस्पेक्ट द ट्रेड यूनियंस डॉक्यूमेंट। अब जो ट्रेड यूनियन डॉक्यूमेंट है वो इंस्पेक्टर जो रजिस्ट्रार है सॉरी कहाँ मतलब उसकी इंस्पेक्ट कहाँ कर सकता है वो एट द रजिस्टर ऑफिस और विद इन अ 10 माइल रेडियस। तो ये जो भी इंस्पेक्ट करेगा मतलब जो रजिस्ट्रार के पास जो भी ट्रेड यूनियन के दस्तावेज जो भी सबमिट किए गए अब उसको इंस्पेक्ट करना है तो वो कहाँ इंस्पेक्ट किए जाएंगे तो जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे और विद इन 10 माइल रेडियस यहाँ पर दोनों में से कहीं पे भी उसकी वो की जा सकती है इंस्पेक्शन। सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 में बोला है रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी ट्रेड यूनियन के दस्तावेजों की जांच उसके पंजीकृत कार्यालय में या अधिकतम 10 मील लगभग 16 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर कर सकता है। इससे यूनियन को अनावश्यक असुविधा से बचाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट व्हाट हैपन इफ अ ट्रेड यूनियन फेल्स टू सबमिट इट्स फाइनेंशियल रिटर्न नहीं सबमिट किया अगर ट्रेड यूनियन के तो फिर क्या होगा तो इट में फेसेस पेनल्टीज एंड डी रजिस्ट्रेशन तो उसको पेनल्टी देनी होगी पंजीकरण रद्द हो सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। नाम चेंज हो गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा तो वही राइट्स और ऑब्लिगेशन सेम बने रहेंगे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो सेक्शन 26 में बोला गया है किसी ट्रेड यूनियन के नाम में परिवर्तन करने से उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके अलावा उसके पुराने नाम से जारी कोई भी कानूनी कार्रवाई नए नाम के तहत जारी रखी जा सकती है तो नए नाम से फिर उस कार्रवाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। What happens to the rights of a trade union when it merges with another trade union। ठीक है तो एक ट्रेड यूनियन क्या है किसी दूसरे ट्रेड यूनियन के साथ मर्ज हो गया है तो फिर उसके राइट्स का क्या होगा तो वो भी दे रिमेन अनअफेक्टेड। सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में ही इसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट है हु मस्ट साइन द नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो 7 मेंबर और एक सेक्रेटरी के द्वारा ये डिसॉल्यूशन का नोटिस साइन होना चाहिए। तो सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 में बोला गया इसके बारे में। हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट के जो रेगुलेशन उसको मतलब बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है जो भी उसके रेगुलेशन है उसको बनाने की पावर किसके पास है तो उसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 जो बोलता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन तो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को एक्ट को अनुपालन कराने के लिए वो रूल्स बना सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर फेलिंग टू सबमिट रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। अब जो रिटर्न फाइल करना है वो अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या उसका रिटर्न न फाइल करने का जुर्माना क्या है तो 50 रुपये। Section 31 subsection 1 if a registered trade union fails to submit returns notices or statements the office bearer or executive members responsible shall be punishable with a fine up to 5 rupees per week of continued default or however the total fine shall not exceed 50। 50 रुपये से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। What is the penalty for making false entries in the financial statement of trade union। ट्रेड यूनियन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई गलत एंट्री कर दी गई तो फिर पेनल्टी कितना है तो 500 रुपये। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में बोला एनी पर्सन हु नोइंगली मेक्स अ फॉल्स एंट्री omits any required details in the financial statement or rules submitted to the registrar shall be liable to a fine up to 500। सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में बोला गया है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वित्तीय विवरणों में गलत प्रविष्टि करता है या आवश्यक विवरण छोड़ देता है तो उसे 500 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के जो रूल्स है उसके बारे में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही तो कितना 200 रुपये का जुर्माना है। As per section 32, if the person intentionally provides false copies of the trade union's rules or amendments to deceive, सब छुपा दिया है उसने ना और दिया जाता है तो मेंबर और एप्लीकेंट है वो पनिशेबल होगा 200 रुपये तक के लिए।
विच कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू ट्राई ऑफेंस अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट? तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको ट्राई कौन करेगा, किसके पास अथॉरिटी है? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन 33 सबसेक्शन 1, नो कोर्ट लोअर देन प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इससे नीचे के कोर्ट नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैज द authority to try offences under this act. This ensure that only experienced judicial officer handle such cases. जैसे within how many months must a complaint be filed for an offence under the Trade Union Act? अब अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसे कितने टाइम पीरियड में शिकायत हो जानी चाहिए, कितने महीनों के भीतर हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंतर्गत उसकी दर्ज हो जाना चाहिए complaint. According to section 33 subsection 2, a court cannot take cognizance of an offence under this act unless the complaint is filed within 6 months. तो कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तब तक उस कोर्ट को उस केस को नहीं दिखेगा जब तक कि 6 महीने के भीतर कंप्लेंट न कर दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस। एडिशनली कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड इधर बाय द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को भी फाइल करना होगा या और विद देयर प्रायर अप्रूवल के लिए उसको करना होगा, एक्सेप्ट फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 32 वेयर द अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो सेक्शन 33 में जो कंप्लेंट ऑफेंसेस है उसको छोड़कर फाइल करना है। चलिए आज हम ये एक्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।